सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं राना ताहिर साहब, सदीक जान साहब और अदील वड़ाइच। आज के जो मौज़ूआत हैं उनमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिव्यू पिटीशन है उसका हम आपको अहवाल देंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और फिर ज़िक्र करेंगे जो नामूस रिसालत का इशू है, कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश की गई उसके हवाले से जो मुआहदा किया हुकूमत ने लब्बैक के साथ। आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक शेख रशीद साहब ने की, वो पाकिस्तानी मीडिया के लिए थी, और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए थी। शीरी मज़ारी साहबा और शेख रशीद साहब दोनों वहाँ पर मौजूद थे। कंटेंट दोनों का मुख्तलिफ था। प्रेमा फिशी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये मुनाफ़िकत बड़े अरूज पर थी, लेकिन फ़ैसला आपने करना है। शीरी मज़ारी साहबा ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर कौमी असम्बली फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने की करारदाद मंजूर भी कर ले तो भी फ्रांसीसी सफ़ीर निकाला जाएगा। उनका ये कहना था कि दूसरे लफ्ज़ों में ये जो मुआहदा हुआ है उसमें क्योंकि जो सफारती और दूसरे जो मामलात हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये जो मुआहदा है उसमें भी ये दर्ज है, तो इसलिए उस मुआहदे की रूह से फिर क्योंकि ये तो हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि किसी को निकालना है या नहीं निकालना, तो अभी जो हुकूमत की इंटेंशन नज़र आ रही है वो यही है कि जी बेशक करारदाद मंजूर हो जाए, फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाला जाएगा। तो गोया इस मौजू पर भी एक सियासत की गई, एक जो भी माहौल है वो आपके सामने है। मैं इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करता, आगे चल कर बात करेंगे। और दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब की जो पटिशन थी वो भी आज पेश वहाँ पर उसमें भी समाअत हुई लाहौर में 3 मेंबर बेंच जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की उनकी सदारत में जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सदारत में उस बेंच ने अपना काम शुरू किया। आते हैं अपने इश्यूज़ की तरफ। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला है। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस वक्त समाअत ख़त्म हुई थी तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उनके साथ 3 सवाल किए थे और कहा था कि आप इन 3 सवालों के जवाब दे दें तो ये मामला ख़त्म बिल्कुल क्लियर हो गया। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालत में आकर ये कहा कि उन 3 सवालात के जवाबात मैं नहीं दे सकता, साफ इनकार किया। और जो रिटर्न रिप्लाई जो उनका है उसमें यह है कि अगर मैं इन सवालात के जवाब देता हूँ तो फिर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। बड़ा अहम ये मोड़ था जो कल जिस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये 3 सवाल पोज़ किए थे तो एक तासुर ये बना था कल के ये मामला अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उससे लगता है कि ये 1-2 दिन और इसकी समाअत जाएगी। अदील वड़ाइच, बड़ी ये इम्पॉर्टेंट बात थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये बताना था कि जो उनकी वाइफ का अकाउंट जिससे पैसे भेजे गए बाहर, उस अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका उनको इल्म नहीं है, वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो उन सवालात के जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया समी साहब। समी साहब, मैं पहले नाजरीन को ये बताऊंगा कि वो सवालात क्या थे। ये सवाल था, ये ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की गुज़िश्ता रोज़ कि ये केस ख़त्म हो सकता है अगर बेगम साहबा की बातें जो रिकॉर्ड पर हैं, अगर आप कह सकें कि इसमें कोई ऐसा पैसा नहीं जो आपने कंट्रीब्यूट किया हो। दूसरा सवाल ये था कि जिस अकाउंट से रकम बैरून मुल्क गई आप साबित कर सकें कि इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा ये था ऑब्जर्वेशन कि बेगम साहिबा ने जो अखराजात किए आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इसका सवाल का जवाब देना था और ये चीज उन्होंने एडमिट की। पैराग्राफ नंबर 20 में उन्होंने ये कहा कि 20 अप्रैल को जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एफबीआर की रिपोर्ट से निकलने वाले सवालात जो हैं वो पूछे, वो उन सवालात का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस केस की समाअत कल होगी 9:30 बजे और केस की समाअत 11 बजे हुई। और पैराग्राफ नंबर 21 में वो लिखते हैं कि क्योंकि मैं और सरीना ईसा जुल्फकार अहमद के ऑर्डर और चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट को पर यकीन नहीं रखते, इसे तस्लीम नहीं करते, इसलिए यह सवाल होना ही नहीं चाहिए था। और इसके साथ इसी पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि अगर इन सवालों के जवाब वो देते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
एम्पावर्ड हो जाएगी वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक ये एक रेफरेंस बन जाएगा। तो ये आज बुनियादी तौर पे आज की जो समात थी, अगरचे वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो इस समात के आखिर में उन्होंने अपनी तहरीरी गुजारिशात पेश की, उसका पैराग्राफ नंबर 20 और 21 जो है वो इस केस के हवाले से बड़ा अहम है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आप एग्जोनरेट हो सकते हैं, आप इसमें ये मामला खत्म हो सकता है। तो काजी साहब ने आज साफ इनकार कर दिया। अब ये सदीक जान, ये जो उनका इनकार है, इससे मुकदमा उनकी फेवर में जिस तरह से फॉर्मुलेशन की थी उमर अता बंदियाल साहब ने, वो तो बज़ाहिर फिर उस तरह से तो नहीं हुआ। लेकिन आज जो दलाइल थे हामिद खान साहब के, वो दलाइल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें बड़े सवाल पैदा हुए कि जो करप्शन का मामला है, क्या जजेस उससे बालातर हैं? और फिर अगर कोई रेफरेंस खारिज भी हो जाए, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं, मसलन काजी फायद ईसा साहब के हवाले से जो रेफरेंस है, अगर वो डिसमिस भी कर दिया गया, लेकिन ये हकीकत तो अपनी जगह पर मौजूद है कि प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और लंदन में वो मौजूद हैं। देखें ज़मीन साहब, ये इसको बार बार उमर अता बंदियाल साहब कह रहे हैं एडमिटेड फैक्ट, तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ली गई हैं, मौजूद हैं। अब है उनका सोर्स। अब मसला ये है कि ये जो सवाल जो अदील वड़ाइच साहब ने बताया, ये इतने अहम सवाल थे, और मेरा कल यही ख्याल था कि अगर काजी फायज़ साहब के पास इनके जवाब दो टोक होते तो कल काजी फायज़ साहब खामोश ना रहते, बल्कि जिस तरह उनका मिजाज है, जिस तरह से वो एग्रेसिवली दलाइल दे रहे हैं, जिस तरह से वो सब पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और कल कहा उमर अता बंदियाल साहब ने कि आपने इस रेफरेंस से मुतल्लिका कई सरकारी इदारों के सरबराहान पे इल्ज़ामात लगाए, आपने में बहुत कुछ सुनाया है, अब हमारी भी सुने। उन्होंने कहा मैंने आपको नहीं सुनाया, मैंने तो हुकूमत को सुनाया। उन्होंने कहा हुकूमत को सुनानी है तो जाके बाहर सुनाइए मुकद्दस रोस्टरम में, यहाँ पे खड़े होकर सियासत ना की जाए, यहाँ पे कानून की बात की जाए, यहाँ पे इधर उधर की बातें ना हो, इधर उधर की कहानी ना सुनाए। अब मसला ये है समी साहब, मुझे ये लगता है कि वो जो रिपोर्ट है FBR की, वो बहुत ख़तरनाक है, और गलती जो हुई सरीना ईसा साहिबा से, उन्होंने खुद वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश कर दी है। अगर वो ना करती तो इन चीज़ों में अदालत जाती ही नहीं। अब उन्होंने पेश क्यों की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उस रिपोर्ट में एक चीज़ उनके हक में थी, उस एक चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने जो रिपोर्ट के हिस्से लगाए, उसमें इनके हवाले से भी बहुत खौफनाक इंकशाफात हैं। अब उनके हक में क्या बात थी? उनके हक में ये बात थी कि बैंकिंग चैनल के जरिए 7.5 लाख पाउंड से ज़्यादा जो हैं वो इन्होंने बाहर भेजे हैं बैंकिंग चैनल से। अब मैं आपको एक और चीज़ समी साहब याद दिलाऊं, जब काजी फायज़ साहब की अहलिया ने 18 जून को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में बात की थी, उस दिन भी उन्होंने यूं करके एक पर्ची दिखाई थी। उन्होंने कहा ये है वो डॉक्यूमेंट, वो पुराना सा एक डॉक्यूमेंट था। उन्होंने कहा ये है वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने बैंकिंग चैनल से इतने पैसे भेजे हैं। तो उस वक्त भी अदालत ने ये कहा था कि आप हमें दिखा रही हैं, ये फोरम नहीं है, फोरम FBR है, ये SJC है, और आप दिखा तो रही हैं कि ये पैसे गए हैं, ये भी देखना होगा कि ये पैसे आपने कमाए कहाँ से हैं, ये पैसे आए कहाँ से हैं। और काजी साहब से बड़ा सादा सवाल पूछा गया था कि आपकी अहलिया कहती हैं कि उनकी ज़राई जो है वो ज़मीनें, वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ भी बड़ी अच्छी तनख्वाह थी। आपकी अहलिया कहती हैं उनकी और बड़ी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने फलां प्रॉपर्टी भी बेच दी, ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया, पैसे बहुत ज़्यादा थे वो उन्होंने भेजे। उन्हें ये कहा गया था कि ये आपकी अहलिया ने, आप ये कह दें कि आपके पैसे इसमें नहीं है, क्योंकि अहलिया के आपकी अहलिया तो डिपेंडेंट नहीं है आप पे, उनके पास तो बड़े पैसे थे, तो आप कह दें। और वो ये बात कहने को तैयार नहीं है काजी साहब। क्यों कहने को तैयार नहीं है? अब सवाल तो ये उठता है कि आया जो FBR की रिपोर्ट है, और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, FBR के पास बहुत से रिकॉर्ड बैंकों का दिया हुआ है, बैंकों के दिए हुए रिकॉर्ड में क्या ये चीज़ मौजूद है? ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये चीज़ मौजूद है कि जो काजी फायज़ साहब की अहलिया जिस अकाउंट से पैसे भेजती रही हैं, उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो काजी साहब के साथ भी हैं। और देखें, बड़े सादा सी दो चीज़ें हैं ना, या तो काजी फायज़ साहब की अहलिया 7.5 लाख पाउंड जितने की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, 7.25 से 7.5 लाख पाउंड की, वो दिखा दें अदालत को या FBR को कि ये पैसे थे जो यहाँ से मैंने कमाए, ये उनकी रसीदें हैं, ये मैंने भिजवाए, और बात खत्म हो गई। अदालत ने इतनी बड़ी बात की उमर अता बंदियाल साहब ने या अफरीदी साहब ने, क्या हम आपसे ये भी नहीं पूछेंगे जो मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि FBR ने रिपोर्ट में लिखा है कि वो जो पैसे अब ये कह रही है कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए बाहर भेजे, जब भेजे गए तो उसमें इन्होंने लिखा था कि बच्चों की फीस के लिए बाहर भेज रहे हैं, या ये तरीका था। दूसरा तरीका एक और था कि काजी साहब कहते हैं कि ठीक है मेरी बीवी जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि ये पैसे कहाँ से उसने कमाए, लेकिन मैं, अदालत ने मुझसे पूछा है, ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ या रिटर्न दे रहा हूँ या अदालत में स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इसमें मेरा 1 रुपया भी शामिल नहीं है। ये बात काजी फायज़ साहब कहने को तैयार नहीं है, जिससे
और एक परसों तक बड़ा यहाँ पे भंगड़े डाले गए, मनी ट्रेल दे दी, केस खत्म हो गया, ये हो गया वो गया। अब कहाँ है वो जो कह रहे थे कि मनी ट्रेल दे दी? अच्छा, इसमें एक बात अदील वड़ैच, जो एजुकेशन है, मसलन अगर आपकी कोई फ़ीस है तो कोई 5,000 पाउंड होगी, 10,000 पाउंड होगी, 15,000 पाउंड होगी। जब आप लिख रहे हैं शुरू में 2 लाख पाउंड आप भेज रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं एजुकेशन के लिए, अब एजुकेशन के लिए तो टोटल अगर 40-50 हज़ार पाउंड चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो जो जस्टिस या अफरीदी साहब की जो बात थी कि आप तालीम के लिए पैसे भेज सकते हैं और बाद में आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं कि आप इससे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, लेकिन अगर तालीम पर अखराजात 50,000 पाउंड हैं और आप 2 लाख पाउंड तालीम का कह के भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंटेंशन तो शुरू से ही प्रॉपर्टी की हो सकती है, लेकिन आप कोई ख़ास वजह होगी तो ये आप बताना नहीं चाह रहे कि मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है, आप ये कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन के लिए पैसे भेजे। ये कोई इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है कोर्ट पर? अच्छा, क्योंकि ये मैलस की बात हो रही है ना, जो सदारती रेफरेंस सारे का सारा जो रिजेक्ट किया गया है या जो भी उसके बारे में फैसला आया था वो था कि जी ये बदनीयती पर है, नीयत पर ज़्यादा जोर फोकस दिया गया था कि माइंड अप्लाई नहीं हुआ। तो अब ये जो एक चीज़ है इसका कोई इम्पैक्ट होगा जब नीयतों की बात हो रही है? तो समी साहब देखें, इस केस में मिसेस सेरीना फायज ईसा साहिबा ने ये डिफेंस लिया ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि जो जज साहब ने बात की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो जी बैंक वाले फॉर्म भरते हैं, हमने तो साइन कर दिए। उनको ये डिफेंस लेना चाहिए था अगर वो वाकई उनकी ये कन्विक्शन थी कि जी ये वाकई एजुकेशन के लिए भेजे, उनको बता देते जी फलां यूनिवर्सिटी के लिए भेजे, फलाने दाखिले के लिए भेजे, लेकिन उन्होंने कहा जी वो बैंक में जो फॉर्म होता है वो इतनी डिटेल से कोई चूंकि पढ़ता नहीं है, उस पर फिर वो साइन कर दिए। लेकिन जज साहिबान ने, लेकिन बैंक वालों को तो जो आप बताते हैं वो वही लिखते हैं ना उसमें, यानी ये तो हो सकता है कि कर्टसी में बैंक वाला बंदा कहे सर मैं आपके फॉर्म फिलअप कर देता हूं, लेकिन उसके जो कवायफ हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, कितने पैसे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो तो आप जो बताएंगे वही लिखेगा ना बैंक वाला। समी साहब आजकल अगर आप जाए ना कोई बैरून मुल्क चंद $100 या चंद $1000 भी बैरून मुल्क वाकई फीस के लिए अगर भिजवाने के लिए किसी भी वेस्टर्न यूनियन या किसी भी बैंक के पास जाएं, तो यकीन करें कि आजकल, उस वक्त का नहीं मुझे अंदाज़ा, लेकिन आजकल की ये सूरत हाल है कि आपको बाकायदा पूरी ट्रेल देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि पैसा किस मकसद के लिए जा रहा है। अगर तो प्रॉपर्टी के लिए जा रहा होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसका इंपैक्ट होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बहुत से मुल्कों की आपस में टैक्स से मुतालिक ट्रीटीज हैं, बहुत से मुल्कों में इस हवाले से टैक्सेस के हवाले से लॉज हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल इस हवाले से ये तो बहस अपनी जगह। समी साहब जो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये केस ज़राए आमदन का केस, ये मामला ज़राए आमदन का, ये ज़राए आमदन बताने होंगे। अच्छा किसको बताने होंगे कि या तो सेरीना फायज ईसा साहिबा की वो बात से इस हद तक वो मुत्तफिक नजर आते हैं कि ये जो रकम गई जी बैंकिंग चैनल से गई जी, ठीक है, वो इस मामले में उनको ज्यादा नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं कि आप अपने आप को इससे डीलिंक करें, साबित करें। वो आज करना था, वो आज नहीं किया, वो लिख कर दे दिया कि अगर ऐसा किया तो उसके फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उनका जो पैराग्राफ नंबर 20 और 21 है इस फैसले नजरसानी केस में, मैं समझता हूं कि आने वाली जो 1-2 समातें होंगी उनमें इससे मुतालिक कुछ अहम सवालात वफाक भी शायद उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है। लेकिन मैं सॉरी समी साहब एक चीज़ का इसमें इजाफा कर दूं मुख्तसर, वो ये है कि देखें जिस काजी फैसल साहब को हम बेंच में बैठे हुए देखते हैं और जिस काजी फैसल साहब को हमने रोस्टम पर खड़े हुए देखा है, पहली मरतबा मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहम सवालात का जवाब उन्होंने रिटर्न दे दिया और उसको रोस्टम पर खड़े होकर दोहराया नहीं है। हालांकि जब उनको जजेस कह रहे थे कि आप सब कुछ लिख के दे चुके हैं, खुदारा बस कर दें हमें दूसरी साइड, उस वक्त कहते नहीं मैं बोलूंगा। आज जब बोलने का टाइम था, आज जब बताने का टाइम था, एंड के ऊपर रिटर्न आपने दे दिया और आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। अच्छा बहरहाल ये क्योंकि अब केस चल रहा है, कल भी इसकी समात है, तो देखते हैं कि कब चलता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपने जो रिटर्न आर्गूमेंट्स थे, ये जो पूरा एक ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने अदालत में दिए, लेकिन वो क्योंकि कमरा अदालत में मैं भी मौजूद था तो वो उन्होंने मुझे भी ये दिए और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने जो की उससे इस बात का इजहार होता था। समी साहब मैं बता देता हूँ कि उन्होंने बाकायदा समी इब्राहिम साहब जहाँ पर बैठे थे जाके समी साहब की चेयर पे जाके समी साहब को दिए और रोस्टम पे भी कहा कि मैं इसकी एक कॉपी समी इब्राहिम को भी दूंगा और फिर वहाँ से रोस्टम से चले
और आके जहाँ समी साहब बैठे थे समी साहब को वहाँ मैं ये बिल्कुल ये वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा साहब एक बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है अदालत के और जज हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ख़ास तौर पर जो अपना इस जो आर्गूमेंट है उसमें उन्होंने एक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो इंटरेक्शन के हवाले से जो बात थी उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं जो चाय भी नहीं पीता साथी जजेस के साथ, और बड़े अदब से मैं जो उनकी फंक्शंस हैं, प्राइवेट फंक्शंस हैं, उनको भी मैं डिक्लाइन करता हूँ। मैं और मेरी अहलिया नहीं चाहती कि कोई इंप्रेशन गलत ना चला जाए, बल्कि उमर अता बंदयाल साहब ने जो हनी का उन्हें गिफ्ट भिजवाया था वो भी उन्होंने कहा कि मैंने बड़े अदब एहतराम से उसे वापस कर दिया। हाँ, मेरी उमर अता बंदयाल साहब से जो ऑफिशियल जो बिज़नेस है उसके हवाले से इंटरेक्शन ज़रूर है। तो मैं जो उन्होंने कहा, जिस तरह से कहा, बिल्कुल वैसे ही मैंने उनकी जो बात है वो स्क्रीन पर मैंने गोशगुजार की है, इसलिए कि ऐसा लगा कि शायद उनके दिल में ये बात है या वो ये समझते हैं कि हम उनके कोई विलिफिकेशन कैंपेन या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने किसी हवाले से भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, और मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि किसी भी फोरम पर अपने चैम्बर में कभी किसी वक्त वो जब भी टाइम दें तो आकर उनके तमाम सवालात का हम जवाब भी दे सकते हैं। जो वो बोल की ओनरशिप के हवाले से सवाल करते हैं, वो भी जो SECP में ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके पूरे शेयर होल्डर्स हैं, पूरी इसकी एक बैंकिंग हमारे पास ट्रेल है, वो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। और आपके जहन में अगर ये कोई बात है कि कहीं खुदा न खास्ता हम आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक बरतते हैं, तो ये कतई तौर पर ये एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। कभी भी ना ऐसा हमने सोचा, ना सोचेंगे, ना ऐसा हुआ और ना कभी ऐसा करेंगे। तो ये मैं ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने जैसे सदीक जान ने कहा, नाम भी लिया और ख़ुद भी दिया, तो आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता कि मैं स्क्रीन पर ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है वो मैं कर दूँ। अब हम चलते हैं दूसरे इशू की जानिब। राना साहब, माफ़ी चाहता हूँ, इस इशू पर आपसे गुफ्तगू करूँगा क्योंकि सदीक जान और अदील वड़ाइच मेरे साथ वहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा मैंने इनके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू की है। अब आ जाते हैं दूसरा जो मामला है। आज जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई शेख रशीद साहब की, जो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के साथ की, उसमें उन्होंने जो बातें कही उसमें इस बात का कतई तौर पर कोई जिक्र नहीं था कि अगर ये पार्लियामेंट ने करारदाद पास भी कर दी तो इसको जो सफ़ीर हैं उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। श्री मज़ारी साहबा के हमरा जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की उसमें इसका जिक्र ज़रूर है। अब मसला ये है कि फ़्रांस जो है, वहाँ पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी जो की गई है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये दहाइयों से हो रही है और इसका मकसद मुसलमानों को दुख पहुँचाना है। कतई तौर पर यह आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लिबरल्स ऐसे हैं जो इस तरह की बात करके हम अपनी जो कमज़ोरी है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं इसमें। लेकिन मैं आपको एक ड्रामे का क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा तवील है, 5 मिनट का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें कि ये जो मामला है ये सल्तनत उस्मानिया के हवाले से जो सुल्तान अब्दुल हमीद जो ड्रामा है उसका एक क्लिप है और उसमें भी मौजू यही है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो ड्रामे की सूरत में आया। मैं वो चाहता हूं कि आप देखें, फिर हम इस पर बात करते हैं। ये क्लिप आपको मैंने इसलिए दिखाया कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तुर्की में जब सल्तनत उस्मानिया थी, जब मुसलमानों का तूती बोल रहा था, जब वो मजबूत थे, तब भी फ्रांसीसी इस तरह की हरकतें करते थे। तो तब सुल्तान अब्दुल हमीद का ये पैगाम कि आपके ख़िलाफ़ जंग करेंगे, उनकी आज़ादी इजहार के सारे इशू ख़त्म हो गए और उन्होंने उस थिएटर को मनसूख कर दिया। शायद उस वक्त वो इसलिए नहीं कर सके थे कि इस्लाम मुसलमानों की रियासतें मजबूत थीं और मुसलमान इक़्तिदार में थे और ताकत में थे। अब आज़ादी इजहार के नाम पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं, रियासती सतह पर कर रहे हैं, क्योंकि वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने इस ड्रामे में भी सुना, बड़ा ये अहम सब्जेक्ट है। अगर वो संजीदगी से ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम ये सब कुछ उसका जवाब मुनाफ़कत से क्यों दे रहे हैं? ये इशू होगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नामूस से रिसालत पर बात हो रही थी। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक ड्रामे का क्लिप दिखाया था जो हकायक पर मबनी था, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा, और उसमें यह बात भी जाहिर थी कि फ्रांस ये जो कुछ आज कर रहा है रियासती सतह पर,
ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, आदी मुजरम है। मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुंचाना और हुर्मत रसूल पर इस तरह की बात करना उसका पुराना वतीरा है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब ये कहा कि आपकी मंजी ठोक देंगे तो उन्होंने उस थिएटर को कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। लेकिन आज वैसे जज्बे वाले लोग नहीं हैं, आज मुनाफिकत है, पॉलिटिक्स है, हर बंदा क्रेडिट लेना चाहता है लेकिन हकीकत में करना भी कुछ नहीं चाहता। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, अभी बात कर रहे होंगे, लो दसो फ्रांस का हम क्या कर सकते हैं, वो फ्रांस से तल्लुकात ख़त्म हो गए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। खादम हुसैन रिजवी ऐसे बंदे के बारे में कहते थे कि वो मुनाफिक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, उनकी हुर्मत की बात हो और वो वहाँ पर तावीलात करे, वो मुनाफिक है, वो इस्लाम में मुनाफिक है। और मैं ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। राना ताहिर साहब, सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने एक मुआहदा किया और उसमें कहा कि जी हम वो करेंगे, सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक है। और जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी वो करारदाद अगर मंजूर हो भी गई तो भी हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे। तो ये मुनाफिकत है या मैं ज़रा इस पर ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? शमी साहब देखें, बात यह है कि जहाँ तक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो इस हवाले से तो किसी मुसलमान की भी कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। आपने अभी जो एक ड्रामे का क्लिप भी दिखाया, इससे एक तारीख़ी हकीकत वाज़े होती है कि ये वेस्ट वाले और ख़ास तौर पर फ्रांस वाले जो हैं वो मुसलमानों के बारे में आज से नहीं कई दहाइयाँ पहले से किस किस्म की सोच और जज्बात रखते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल समी साहब ये ज़्यादा बिगड़ी वो ये है कि फ्रांस के सदर ने ख़ुद ऐसे मामलात की तौहीन अमेज़ खाकों की जो है ना वकालत शुरू कर दी। ये मामला बहुत ही तकलीफ़ दे। आपने जो बात की अभी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमीन साहब देखें, जो उन्होंने तो उस मुआहदे की बात की जो तहरीक लब्बैक और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान हुआ, उस करारदाद के हवाले से कि जो करारदाद जो असम्बली में पेश की गई कल, ये फरीकैन के इत्तफ़ाक़ राय से पेश की गई थी। इस करारदाद में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सारी पहले मीडिया पर नशर हो चुकी। उसमें एक बात तो तहरीक लब्बैक वालों ने भी मान ली थी कि इस बात दूसरे ममालिक से ताल्लुकात का फ़ैसला रियासत ने करना। लेकिन जो बात आपने कही, मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा को इस हवाले से फ़ौरन मीडिया के सामने जाकर ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं। फ़ैसला ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत ने ही करना होता है, लेकिन ये बात अगर वो न लेकिन करती, हुकूमत और रियासत विल ऑफ पीपल के खिलाफ जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करारदाद मंजूर कर दे मुत्तफ़िका तौर पर और ये कहे कि हाँ सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, तो फिर सदीक जान शीरी मज़ारी साहब अगर ये कहें कि उसके बाद भी हम देखेंगे कि करना है या नहीं करना, तो ये तो जमहूरियत के बुनियादी असूल से मुतसादम है। विल ऑफ पीपल, पार्लियामेंट, व्हेन पार्लियामेंट सेज यू हैव टू डू इट। यमन में फौज हमने नहीं भेजी थी क्योंकि पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमने फौज नहीं भेजनी। आप अहम मसाइल पर पार्लियामेंट में जाते हैं, तो क्या ये पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैंप है? दिस इज व्हाट शीरी मज़ारी इज ट्राइंग टू से। देखें, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो सारा बताया इंटरनेशनल मीडिया को, एक तो ये भी बताया गया है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा था वो सिर्फ ये था कि हुकूमत ये करारदाद जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगी। दूसरा ये भी बताया गया कि ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से है और इस पर हुकूमत के जो अरकान हैं वो भी उनके लिए भी एक आज़ादी है, वो जिस तरह मर्जी वोट देना चाहें। नहीं, फिर एक मेरा सवाल है यहाँ पर, जो वहाँ पर मुआहदा हुआ लब्बैक के साथ, उसमें तो प्राइवेट मेंबर अमजद न्याजी के दस्तखत नहीं है, वो तो गवर्नर हाउस में हुआ और उसमें जनाब वज़ीर दाखिला साहब थे, वज़ीर मजहबी अमूर थे और भी बहुत सारी शख्सियात थी, लेकिन वो तो हुकूमत और लब्बैक के माबैन मुआहदा था, वो कोई प्राइवेट मेंबर के दरमियान मुआहदा था। लेकिन मैं तो ज़ाहिर है एक वैलिड सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बताई। और साथ ही ये बताया गया कि अगर कि पॉलिसी हुकूमत की वही है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बता चुके हैं, स्टेट की पॉलिसी वही है और पार्लियामेंट अगर मंजूर कर लेती है कि करारदाद के जी जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको निकाल दिया जाए, तो इसको हुकूमत कंसीडर ज़रूर करेगी, देखेगी ज़रूर, लेकिन फ़ैसला जो है वो रियासत का होगा, हुकूमत का होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कहने का मकसद क्या था? मकसद क्या था इस बात कहने का कि परेशान ना हो, असं तुहाडे सफ़ीर नूं बाहर नहीं भेजांगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ऑडियंस था ना।
अदील वड़ाइच, आप तो बहुत खुश होंगे इस बात से, क्योंकि आप तो वैसे ही नहीं चाहते कि फ्रांस का सफीर वापस भेजा जाए। नहीं समीर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों की तरह मेरे अपने जज्बात जो हैं, जो फ्रांस के ख़ास तौर पे जिस तरह राना साहब ने कहा कि फ्रांस ने सरकारी तौर पर जब इसकी सरपरस्ती की, उसको इनकरेज किया, तो ये और ज़्यादा तकलीफ दे था। और हर मुसलमान, हर सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी जो है उसका दिल आज़ारी हुई है। देखें, फ्रांस का सफ़ीर बाहर भिजवाने के हवाले से मैं कोई अपनी यहाँ राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि कल जो करारदाद पेश हुई उसका मतन क्या था। उसका मतन ये था कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के मामले पर बहस की जाए, ना कि निकाला जाए। देखें, अब इस पर बहस होनी है, वैसे इस पे हो सकता है कमेटी बन जाए, मामला जुम्मे को जाकर कोई ऐसी सूरत सामने आएगी। फिर इसी में ही देखें एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं वो रियासत की डोमेन है। मान लीजिए, अच्छा ठीक है, अब इसमें जब ये भी चीज लिखी है, सभी साहब देखें आज क्या हुआ होगा। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, लेकिन मैं ये इमेजिन कर सकता हूं कि जिस बहसियत एक जर्नलिस्ट के वहां सवाल कि इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने खबर लेने के चक्कर में कि ये फ्रांस के सफीर के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, कुछ सवाल किया होगा कि क्या आप उसको निकालने जा रहे हैं, क्या आप उस करारदाद पे अमल करेंगे। तो उन्होंने एक बात देखें, कानूनी और आईनी तौर पे एक बात तो उन्होंने ठीक की कि ये बाइंडिंग हमारे पे नहीं है, लेकिन जो आप वाली बात है कि ये देखें अवामी नुमाइंदे हैं, ये अवाम की नुमाइंदगी है। आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर, जरा रुक जाइए, मुझे यहां पर एक सवाल करने दें, इजाजत दे दें। जब किसी ने सवाल किया कोई बड़ी खबर निकालने के लिए कि जी आप सफीर का क्या करेंगे, तो जवाब तो शीरीन मज़ारी साहबा का ही है, वही उन्होंने जवाब दिया जो उन्होंने दिया। मैं उनके भी यहाँ पर जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जो अप्रोप्रिएट जवाब मुझे समझ आता था वो यही था कि जनाब बिल्कुल पार्लियामेंट, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। अगर पार्लियामेंट ने कहा कि भेज दो तो भेज देंगे, पार्लियामेंट ने कहा नहीं भेजो नहीं भेजेंगे, पार्लियामेंट ने कोई और रास्ता चुना तो वो कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये मैसेज देना था कि हमने सफीर को वापस नहीं भेजना, इधर टांगे कहां पर रही हैं, फ्रांस, अमेरिका, अभी जनाब यूरोप, ओहो कहां जाएंगे, फकीर लोग हैं, मंगते, अल्लाह पे तो इत्मीनान ही नहीं है, अल्लाह पे तो कोई भरोसा ही नहीं है, सारी इमदाद तो इधर आनी है। अखबारों में खबरें आ गई, पेरिस क्लब के इतने कर्जे हैं, फलां के इतने कर्जे हैं, हमने उसके इतने पैसे देने। नमू से रिसालत की बात नहीं है, ये कायनात जिसकी वजह से है, जिसके दम से, जिसके नाम पे ये मुल्क बना, जो जिस पर हमारा अकीदा है, जो हमारा वाली है अल्लाह की ज़ात, उस पर कोई एतमाद नहीं है। ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई अदील वड़ाइच के ये हमारी जिम्मेदारी है जी, हमने देखना है भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। सभी साहब देखें, एक बात पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखें जो क्रेडिट बनता है ना, वो क्रेडिट इस आलमे इस्लाम में इस वक्त सबसे तवाना आवाज कौन सी है, मुझे आप ये बताएं। वो कहां पर आवाज, वो आवाज तवाना आवाज, वो आवाज OIC की बात कर लें, वो UN जनरल असेंबली पे बात कर लें, वो आप तमाम बड़े फोरम पे बात कर लें। देखें इस वक्त समी साहब, इस वक्त ठीक है हमारे जज्बात को जो ठेस पहुंची हुई है, लेकिन हमने मैं समझता हूं कि एक हिकमत अमली के तहत, क्या हिकमत अमली जो नजर आती है बुनियादी तौर पर, कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके एक आवाज उठाई जाए और वहां पर जाकर उसका ज्यादा आप क्या मुस्लिम उम्मा को आप क्या इकट्ठा करेंगे? आप तो जाके ये हाथ जोड़ते हैं कि साढ़े ऐसे देने ने तारीख आगे बता दो। आप क्या मुस्लिम तो यानी आप फ्रांस के खिलाफ इस उम्मा को, कौन सी उम्मा को आप खड़ा करेंगे? तो समी साहब यही तो मसला है ना। नहीं, हम तो अपने मुल्क से देखें, हम तो पाकिस्तानी है ना, यहाँ पर मुसलमान है, यहाँ की हुकूमत है, आपने अपना नुक्ता नजर बयान करना है। अब आप क्या कह रहे हैं कि जी दूसरे करेंगे तो फिर होगा, ये इतनी कमजोरी, बात ही तो सिर्फ पाकिस्तानी तो सिर्फ बात कर रहा है इस पर, पाकिस्तानी तो सिर्फ इस पर बात कर रहा है। अदील वड़ाइच साहब चक्कर किसको दे रहे हैं ना भाईजान, बात ये है, अदील वड़ाइच साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बात अपनी जगह वो भी बड़ी अहम है कि अगर आप वाक़तन जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है कि हम पूरी उम्मा, उन्होंने कहा कि मेरा भी मकसद वही है जो तहरीक लब्बैक वालों का है, और लेकिन तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन अगर वो इस बात में कामयाब हो जाते हैं तो इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने पर इस इशू पर, तो समी साहब फिर तो फ्रांस कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने की मुझे कुछ बता देना, क्या कोशिश हुई है?
साहब उन्होंने कहा ना कि मैं क्या कहा उन्होंने क्या कहा है? वो लेटर लिखेंगे, खत लिखेंगे, तमाम सरबराहों से भी। किस चीज पे राब्ते करेंगे? कब राब्ता हुआ, कब किससे राब्ता? अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं, वो तो वहां पर जाके पैसे की बात। समी साहब आप मुझे एक बात बताएं जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि जिस तरह गुज़िश्ता 2.5 बरस में, मैं कोई यहाँ किसी सियासी जमात की कोई वकालत या उसकी कोई तारीफ नहीं, मैं एक फैक्ट्स में, मैं क्यों फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करता हूँ, मुझे बताएं कि वजीर आजम इमरान खान चाहे किसी मुस्लिम मुल्क में गए हैं, चाहे वो अमेरिका में गए हैं, चाहे वो बरतानिया गए हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में गए, जाकर इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, वो नामूस रसालत की बात इस वाक़े से पहले से कर रहे हैं। देखें, इस मामले पे मैं समझता हूं रियासत को, हुकूमत को इन मामलात पे इनकरेज करना चाहिए। अगर वो ये बड़ा काम कर रहे हैं तो इसमें इंतजार भी करना चाहिए। अगर देखें, जो इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जिक्र किया, उसका कोई क्रेडिट उनसे ना ले सकता है ना ले रहा है। इस्लामी फोबिया की उन्होंने बात की, उसका क्रेडिट कोई नहीं उनसे ले रहा। लेकिन उनकी हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया एक पार्टी के साथ, झूठा वादा था वो उनका, जिसपे उन्होंने खुद ऐलान किया कि मैं असेंबली में पेश कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये तो सारा कुछ इसलिए हुआ, ये जो दोबारा करारदाद इसलिए पेश हुई। मैं अभी सुनवा दूं आपको शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने कहा कि कोई हम करारदाद पेश नहीं करेंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान बंद हुआ तो फिर नबी की मोहब्बत याद आई, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सब नबी की मोहब्बत याद आई। कैसे आप कह रहे हैं हम उनका कोई क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन अभी इस वक्त मुझे बताएं ना, इस सारे इशू में हमें तो झूठ नजर आ रहा है। और आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तानी मीडिया उसके सामने और बात, जो इंटरनेशनल मीडिया उसके सामने और बात। ये नबी के मानने वालों का शेवा है। ये तुक नहीं बनता था समी साहब, बात सही है आपकी कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी में इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाते और बात करते। अगर उन पे सवाल होता भी तो उसका जवाब देने के भी 100 तरीके होते हैं। थोड़ा सा दिमाग से काम लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि जहालत पर मबनी बयान देना होता है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सिर्फ जहालत नहीं है राना साहब, बदनीयती भी है इसमें। तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा एक वक्फा लेना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही होनी चाहिए और उसमें बड़े तरीके और सलीके से बात की जा सकती थी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा, क्योंकि टाइम हो गया है वक्फे का, मैं यहाँ पर वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं तो इसी मौजू पर भी बात करेंगे। और साथ ही वो एक बिनते तरले करके मुईद यूसुफ साहब वहाँ से एक इनविटेशन ले आए हैं, काजी वो जो अमीन असलम साहब हैं माहौलियात के, उसी कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया उन्होंने इमरान खान को और मोदी को बुलाया, और इसको एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी इसको समझा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बस अमेरिका ने घुटने टेक दिए, पता नहीं किसने घुटने टेके, लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने वफाकी वज़ीर दाखिला की जो आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनका जिक्र किया, और उससे एक झलक ऐसी नज़र आई जैसे कहीं ना कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग और कोई हिपोक्रेसी है, कोई मुनाफिकत है। ये ना करते तो बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छी चीज़ें भी इस हुकूमत ने की हैं और कर भी रही है, जिनका भी हम जिक्र भी करेंगे। लेकिन इस मसले को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो एक बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ये मसला मुसलमानों के दिलों के बहुत नज़दीक है। और मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि खुदा न खास्ता हमारा मकसद या इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी के जज्बात को भड़काएं या यहाँ पर कोई सिचुएशन क्रिएट करें। आज शेख रशीद साहब, पूरा पाकिस्तान बंद था और आज फिर वो ये राग लाप रहे थे, इतने लाख ट्वीट इंडिया से आ गए, इतना ये हुआ। शेख साहब, अगर आप अपने मुआहदे पर अमल दरामद करते, ना फिरते, अहद ना तोड़ते, तो कोई इंडिया से ट्वीट नहीं आ सकता था। ये सिचुएशन नहीं होनी थी। आप इसको पहले ठीक हैंडल कर लेते। आपका कोई क्रेडिट नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट नहीं है, ये उन पाकिस्तानियों का क्रेडिट जिन्होंने दुकानें बंद की, जो सड़कों पे निकले, जिन्होंने कहा कि अगर इस इशू पर तुमने 2 नंबरी की तो उठा के बाहर फेंक देंगे। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये आपने सब कुछ किया। और जिस तरह अपोजिशन सियासत कर रही है मजहब पर, आप भी उसी तरह झूठ बोल रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। बहरहाल मैं ज्यादा इस पर नहीं जाता, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। ML1 प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर लिया गया, और रेलवे ट्रैक कराची से पेशावर तक जो है वो उसको अपग्रेड किया जाएगा। $6.9 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और इससे तकरीबन 1800 किलोमीटर जो है वो ट्रैक बनेगा, ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे, सिग्नल सिस्टम नया आएगा, और ख़ास तौर पर फिर इससे जो ट्रेन चलेगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, उसका फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त होगा। कराची से लाहौर तक का ट्रैवल जो अब 18 घंटे का है,
ये 10 घंटे का रह जाएगा। बड़ा ये ज़बरदस्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये हुआ है मामला। $9 बिलियन ओरिजिनल इसकी कास्ट थी, लेकिन बहरहाल इस पर कुछ इख्तलाफात भी थे और इसकी वजह से, ये डिले की वजह से बहुत स्पेकुलेशन थी कि जनाब शायद चाइना और पाकिस्तान के हवाले में CPEC के हवाले से कोई प्रॉब्लम हुई है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो CPEC के से है। अब ये मंजूर करके ये भेज दिया गया चाइना, वहाँ पर उनकी जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद एग्जिम बैंक है चाइना का जो इस पर कर्जा देगा, $6 बिलियन वो कर्जा देगा, और जबकि $800 मिलियन जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान बतौर इक्विटी इसको देगी। और इसके अलावा ये टेक्सला से हवेलियाँ तक का ट्रैक, क्योंकि हवेलियाँ में एक ड्राई पोर्ट बनाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अदील वड़ैच, और इससे जो नौकरियां होंगी वो भी सुन लें, 20,000 नौकरियां तो पाकिस्तानियों के लिए होंगी, जबकि 4,000 जो नौकरियां होंगी वो चाइनीज़ एक्सपर्ट जो इसको बना रहे होंगे। 3-4 साल में, 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 3 फेजेस में ये होगा। लेकिन ये बिल्कुल तब्दील कर देगा पाकिस्तान में जो ट्रैवलिंग है, क्योंकि इसमें अभी तक जो ट्रेन्स हैं वो 23 या 24 ट्रेन्स हैं, लेकिन प्रोग्राम ये है कि तकरीबन 75 ट्रेन्स हो जाएंगी। प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा, और इसमें जो ट्रैवल है वो बड़ा सस्ता हो जाएगा, बड़ा तेज़ हो जाएगा, एंड डेफिनेटली इट विल ब्रिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अदील समी साहब, मैं ये बताता चलूँ कि अंग्रेज़ ने जो ट्रेन हमें दी थी ना, उसके बाद अब ये दहाइयों बाद अब जो नया सिस्टम पाकिस्तान को मिलने जा रहा है ये ML1 यानी मेन लाइन 1 मंसूबा है। और ये पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की ये जो ट्रांसपोर्ट का ये मंजर ही बदल देगा। इसमें क्या होगा कि तमाम रेलवे फाटक जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, इसमें तमाम रेलवे लाइन जो है ये सिक्योर हो जाएगी। अभी जो हमारी रेलवे लाइन है वो एक ख़ास स्पीड से ऊपर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, वज़न ही नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसके बाद जो स्पीड है ये तकरीबन डबल हो जाएगी। 2 तरफा जो ट्रेन है उसमें जो क्रॉस पड़ते हैं ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो फ्रेट का निज़ाम है ये सड़कों से यहां पर मुंतकिल हो जाएगा। बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये जो सामान की तरसील का ये हमारी सड़कों से इसका लोड जो है ये यहां मुंतकिल हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और जो चीजें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बननी है समी साहब, उन चीजों की तरसील जो है वो जो कराची पोर्ट तक, जो बलोचिस्तान तक, इन चीजों की तरसील के हवाले से, क्योंकि चीजें तो बन जाएंगी, इनको लेकर किसने जाना, हमारी सड़कों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये ML1 मंसूबा जो है ये CPEC को जो गेम चेंजर समी साहब कहा जाता है, तो CPEC में जो गेम चेंजर मंसूबे में असल जो गेम चेंजर मंसूबा है वो ML1 है। बिल्कुल सही बात सदीक जान। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। मुख्तलिफ जो फोरम है उसमें वुमेन के हवाले से जो फोरम है, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के हवाले से जो है, क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से जो है, उनमें पाकिस्तान उन कमीशन का मेंबर बना है। लेकिन इनमें से साथ साथ चाइना और भी उनमें से 2 कमीशंस का मेंबर बना है। तो हमें जो डिप्लोमेसी में जो फ़ायदा आ रहा है, एक्चुअली हमें जो सही रियल टाइम में जो हमारा दोस्त मुल्क है वो चाइना है। ML1 देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा में देख लें, कश्मीर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में हमने बात करनी है तो वो हमें चाइना की सूरत में मिलता है। तो इन हालात में ये जो लॉबीज़ अमेरिका के साथ जो कुछ हमें बताने की कोशिश कर रही हैं, ये बात वाज़ेह है कि अगले 10-15 साल के लिए भारत को अमेरिका ने अपना पार्टनर चुन लिया है। और अब ये जो एक तरले मिनतें करके अमीन असलम साहब के लिए जो आ गया इन्विटेशन, उसको एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी बनाया जा रहा है। ये वो जो यहाँ पर अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं वो फिर पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुस्तकबिल जो पाकिस्तान का है वो चाइना, रशिया, ईरान, इस खित्ते के जो अलाइंसेस हैं उनमें है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और समी साहब, ये जो ML1 है, इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें बड़ी कोशिश और काबिश थी और है आसिम सलीम बाजवा साहब और उनकी टीम की। और इसके साथ जो एक और चीज़, जैसे ये अथॉरिटी का बिल मंजूर होगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें होने जा रही हैं। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ होने जा रही है वो है ज़राअत के हवाले से। कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी गए हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ ML1 के बाद अगर ज़राअत के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई बड़ा CPEC के मंसूबों के तहत कोई बड़ी जो है वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, और जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जितना मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जितना हमारा मौसम तब्दील हुआ है और जितनी हमारी फसलें इफेक्ट हो रही हैं, और आप ये देखें कि अब हमें ये बहुत बड़ा मसला है कि हम
जो है वो हमें गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये बहुत बड़े 3 चीज़ें हैं जिनको इंपोर्ट करने की वजह से हमारा जहाँ पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है हमारा किसान जब मायूस होता है तो वो ये ज़राअत का काम छोड़ के वो शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं कोई और काम, और हमारी फसलें जो हैं वो तेज़ी से जो हमारी फसलें हैं वो जो है वो तनज़ली की तरफ जा रही है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको बता दूं कि आज जो शेख रशीद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ से निकल के उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ये भी इंदिया दिया और कहा कि सऊदी अरब जो है वो भी CPEC को ज्वाइन करने जा रहा है। और ऑलरेडी कहा गया कि जो ईरान और चाइना का जो मुआहदा हुआ और ये जो आप CPEC को सऊदी अरब जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर बाकी सऊदी अरब ज्वाइन कर लेते हैं CPEC को। अगर सऊदी अरब CPEC को ज्वाइन करता है तो ये तो एक पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अरसे के बाद, यानी तकरीबन 1.5 साल के बाद वो रिवाइव हुए हैं। और उसमें जो सऊदी फरमा रवा हैं उन्होंने दावत भी दी है इमरान खान साहब को उधर जाने की सऊदी अरब। तो मेरा ख्याल है कि ईद के बाद शायद, या हो सकता है पहले भी हो जाए, एक दौरा भी मुतवक्को है वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का। तो ये इन फ्रंट्स पर बड़ी अच्छी पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मामला हो रहा है। कुछ इश्यूज़ को जिनको हुकूमत प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको उसी स्पिरिट के साथ बयान करें, और फिर वो इशू जिनका ताल्लुक फेथ से है, जिनका ताल्लुक बिलीव से है, उसमें तो बिल्कुल भी आप किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं कर सकते। लेकिन एक और इशू जिसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है अभी तक, वो यानी कोरोना कंट्रोल करने में तो गवर्नमेंट बहुत कामयाब रही, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। लेकिन वैक्सीन सिक्योर करने के हवाले से राना ताहिर साहब, जो तेज़ी और शिद्दत होनी चाहिए थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो उतनी तेज़ी नहीं है, हम वैक्सीन उस तरह से सिक्योर नहीं कर सके। समीर साहब, ये बहुत अहम चीज़ है वैक्सीन जो है। इसके लिए देखें, हुकूमत को मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की मसलहत को ख़ातर में नहीं लाना चाहिए। प्रोपेगेंडा करने वाले करते रहते हैं। इस वक्त आवाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की, उसके और कोरोना से बचाव का सबसे मौसर तरीका भी यही है कि उनको वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन अगर हुकूमत लोगों की इन बातों में आएगी कि जी महंगी आ रही है, सस्ती आ रही है, इनको प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह इनकरेज करना चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर को ये ओपन नहीं करेंगे इस हवाले से कि वो इंपोर्ट करें वैक्सीन, आप देखें ये दो अमली है ना, एक वजारत सेहत की कि आपने प्राइवेट सेक्टर को टेस्ट करने की इजाज़त तो दे दी कि वो कोरोना, यानी कोई बंदा कोरोना में मुब्तला हो जाता है वो तो 6,500 7,000 का टेस्ट करा ले, लेकिन कोरोना से महफूज रखने के लिए अगर वो 7-8,000 10,000 की वैक्सीन लगवा ले, और देखें तो इजाज़त नहीं है। जो पाकिस्तान में लोग अफोर्ड कर सकते हैं समी साहब, अगर वो प्राइवेट सेक्टर से अपनी वैक्सीन लगवा लेंगे तो उसका फायदा गवर्नमेंट को और गरीब आवाम को होगा कि जो इंपोर्ट गवर्नमेंट करेगी वो गरीबों को लगेगी। इसमें सिर्फ अमीरों की बात नहीं है, वजीर आजम खुद ये ऐलान कर चुके कि जो हेल्थ कार्ड है, वैक्सीन भी हम उस हेल्थ कार्ड में, वो एक फैमिली के लिए 10 लाख रुपए सालाना रखे हुए हैं ना, अगर 6 बंदे भी हैं किसी खानदान के और 15-15 हज़ार रुपए की भी वैक्सीन है तो वो 10 लाख में से 1 लाख रुपया वैक्सीन पर लग जाएगा, लेकिन सिक्योर तो हो गए। क्यों दिल बढ़ाए? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? सर देखें, जिस तरह राना साहब ने भी पॉइंट आउट किया, ये वैक्सीन अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, उसको इनकरेज किया जाता है, तो सिर्फ यही नहीं कि इससे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात नहीं सिर्फ हो रही, बल्कि वो लोड वहाँ से कम होगा और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ज़्यादा तादाद में अकोमोडेट किया जा सकेगा। इस वक्त की मैं समी साहब आपको सूरत हाल बताऊँ तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन उस तरह अवेलेबल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। मतलब जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो पैसे दे के भी इसे खरीद नहीं पा रहा। तो वैक्सीन के हवाले से कुछ बातचीत चल भी रही है चीन के साथ और कि उसकी तैयारी के हवाले से, क्योंकि यूएई ने वहां शुरू कर दिया है उसकी प्रोडक्शन के हवाले से डेवलपमेंट। तो यहां पर अगर ये चीज हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा, बल्कि वैक्सीन दूसरे मुल्कों को देने के हवाले से भी एक बड़ी ये पेशरफ्त होगी, ना सिर्फ हम अपनी प्रोड्यूस कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदील वड़ैच, बहुत शुक्रिया सदीक जान, राना ताहिर। नाज़रीन इजाजत दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया में मुलाकात अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।